गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैपेसिटर का जो है मैंने वीडियो जो है आपको शेयर कर दिया है, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि इंडक्टर पहले पढ़ना जरूरी है, कैपेसिटर पहले पढ़ लीजिए, इंडक्टर पहले पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, एक जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक के कॉन्सेप्ट पे है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट पे है। तो इंडक्टेंस एंड इंडक्टर्स जो टॉपिक है आपका चैप्टर नंबर 1 का, जो होल्ड करके रखा था अभी मैंने, चैप्टर नंबर 1 का था ये टॉपिक। सो इसमें जो पढ़ना है वो है फराडे लॉ। सिलेबस जो कह रहा है वो कह रहा है ये है फराडेज लॉ। दूसरी चीज जो पढ़नी है वो है इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल। इंडक्टेंस एक प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल एलिमेंट्स है इंडक्टर जो है वो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के। तो इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल, जैसे रेजिस्टेंस हमने पढ़ा था, उसी एक और प्रॉपर्टी है इंडक्टेंस और दूसरी प्रॉपर्टी है कैपेसिटेंस। तो इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल पढ़ना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडक्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडक्टेंस, इंडक्टेंस जो किसी इंडक्टर का होगा, ठीक है। जो डिवाइस इंडक्टेंस को एग्जीक्यूट करे वो इंडक्टर है, जो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी को शो करता है वो रेजिस्टेंस है, जो कैपेसिटेंस प्रॉपर्टी को शो करता है वो कैपेसिटर है। सो चौथा जो है वो है सीरीज एंड पैरेलल इंडक्टर्स, यानी सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो आपने लैब में पढ़ लिया होगा, लैब में कराया गया होगा आप लोगों को, क्योंकि लैब पहले ही है ना। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। एंड फिफ्थ है एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। इतना है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि एकदम सीक्वेंस में यही पढ़ना है, इसको भी पहले पढ़ सकते हैं, इसको बाद में पढ़ सकते हैं, ऐसे करके। तो ये है इंडक्टेंस एंड इंडक्टर्स। अब कुछ टॉपिक हैं जिसके लिए हमें कुछ प्री रिक्विजिट चाहिए, कुछ पहले से हमें कुछ चीज आना चाहिए, ठीक है, जो आप अर्लियर क्लासेस में पढ़ के आते हो, हाई स्कूल में पढ़ के आते हो, अपना जो 10th तक है आप इस चीज को पढ़ के आते हो। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट है उसको एक बार रिवाइज जरूर करेंगे, बाकी मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगा। एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एक चीज होती है मैग्नेटिज्म, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्या फेनोमेना है एक बार समझ लेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EION। तीसरा एक और टर्म है, वैसे तो बहुत सारे टर्म है लेकिन एक टर्म बताने जा रहा हूं, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो ये 3 आना चाहिए अगर ये बाकी चीजें समझनी है। दीज आर द बेसिक्स टू अंडरस्टैंड दीज बेसिक्स। बेसिक्स को समझने के लिए वो जो बेसिक्स है, ठीक है, जो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, क्योंकि अज्यूम किया जाएगा कि आप अपने अर्लियर क्लासेस में क्लास 10 तक में आपको मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जैसे फंडामेंटल टॉपिक के बारे में आना चाहिए, ठीक है। सो ये आपका मैंने बता दिया कि सिलेबस का जो हिस्सा है ये क्या है और उसमें क्या क्या पढ़ना है, और उसको पढ़ने से पहले आप एक बार जरूर रिवाइज करें ये 3 टॉपिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, एंड मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि इसके बाद ही हम फराडे लॉ को लिख पाएंगे, ठीक है। सो मैं एक बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो ब्रीफ कर दे रहा हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। सो ये जो वर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फाइन, इसमें 2 अलग अलग वर्ड्स हैं। एक है इलेक्ट्रो, यानी एक है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, और दूसरा है मैग्नेटिज्म से रिलेटेड, ठीक है। एक है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड और दूसरा है मैग्नेटिज्म से रिलेटेड। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी के कारण क्या मैग्नेटिज्म क्रिएट हो सकता है, तब ये कहानी हुई, ठीक है। जैसे कि हमारे पास मैग्नेट्स होते हैं जो बार मैग्नेट्स हैं, परमानेंट मैग्नेट है, वैसे ही हम किसी करंट के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की फंडामेंटल थ्योरीज में आपको पढ़ाया गया है। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म तैयार किया जा रहा है, या वापस क्या मैग्नेटिक फील्ड से हम इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट या EMF क्रिएट कर सकते हैं,
अगर कर सकते हैं तो वो फेनोमेना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आएगा, यानी वाइस वर्सा है। इलेक्ट्रिसिटी के कारण क्या मैग्नेटिज्म क्रिएट हो सकता है या मैग्नेटिक फील्ड, और क्या अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो सकती है। ये दोनों बातें, ठीक है। तो इन आवर हाई स्कूल कोर्स, है ना, या आपने 10th तक भी पढ़ लिया होगा, ठीक है। 12th तक की बात करें, 12th तक की बात कर रहे हैं। वी हैव लर्न क्या लर्न किया है, डेट ए करंट कैरिंग कंडक्टर, डेफिनेटली हमारे लिए करंट कैरिंग कंडक्टर में कभी वायर लेके चल रहे हैं, ठीक है। करंट कैरिंग कंडक्टर सच एज अ वायर, मेटालिक वायर, such as a wire produces a magnetic field, produces a magnetic field around it, ठीक है। ये हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फेनोमेना पढ़ा है। कैसे, अगर मैं एक टेबल ले लूं, ऐसे सिंपल, मतलब इमेजिनरी टेबल है, ठीक है ना, और एक करंट कैरिंग वायर हो मेरे पास, ठीक है, जिसको मैं ये ब्लू कलर से शो कर दे रहा हूं। सपोज करिए कि देयर इज अ करंट कैरिंग वायर, ठीक है, इट इज पासिंग थ्रू दिस रीजन, ये पास कर रहा है यहां से, ठीक है ना। तो दिस करंट कैरिंग वायर, मान लीजिए डायरेक्शन ऑफ करंट है, ठीक है, ये करंट कहीं भी सर्किट से इन कर रहा है और यहां जा रहा है। सो क्या देखा जा रहा है कि ये अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा सर्कुलर, ऐसे करके एरो रहेगा, ठीक है, इस तरह से कॉन्सेंट्रिक रहेगा, है ना। ये अगर मैं इसका जो डायरेक्शन है, इसके लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल मतलब अपने थंब को ऐसे रखिए आप, और जो कंडक्टर है उसको अगर हमने थंब के डायरेक्शन में रखा, ठीक है, तो कर्लिंग ऑफ फिंगर जो है, कर्लिंग ऑफ फिंगर, इट विल टेल कि भाई मैग्नेटिक फील्ड कैसा है। यानी करंट का डायरेक्शन ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टुवर्ड्स दिस होगा, ठीक है, ऐसे करके। सो अगर मैं कह रहा हूं कि करंट का डायरेक्शन ये है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बनेगा, मतलब सर्कुलर रिंग बनेगा, दैट विल बी इन दिस इस डायरेक्शन, ठीक है। उसको हम बी से दिखाते हैं। अभी मैं फ्लक्स इस्तेमाल करना चाह रहा हूं तो मैं फाई से दिखा रहा हूं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अ करंट कैरिंग कंडक्टर, जो कि ये है, दिस इज अ करंट कैरिंग, ये फेनोमेना है, ठीक है। कैसे है ये और फंडामेंटल फिजिक्स की चीज है, बट अभी ये है कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर, यही ऑब्जर्व किया था साइंटिस्ट ने कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो है उसके कारण उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये कुछ ऐसा ही है कि अगर मैं कहूं कि पानी की एक बाल्टी ले लूं और ऊपर से अगर मैं नल को ओपन करूं और नल से अगर पानी टपक रहा है लगातार, ठीक है, और इसमें भी वाटर भरा हुआ है, तो जब भी टपकेगा इसमें रिपल्स कॉज करेगा, ठीक है। इसी तरह समझिए कि स्पेस में रिपल्स बन रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के, जैसा कि नॉर्मल मैग्नेट क्रिएट करता है वैसे ही ये करंट कैरिंग वायर भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। पहचान क्या है कि अगर इसके आसपास में कहीं हम कोई कंपास रखेंगे, अगर कोई कंपास रखेंगे तो इट विल शो द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, ठीक है। ये जो एरो का डायरेक्शन है ये नॉर्थ पोल दिखा रहा है कि नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन में वो जो मैग्नेट है वो अलाइन हो जाएगा, अपने आप को रख लेगा वहां से भी, ठीक है। सो ये आपका जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। और ये कौन सा व्यू है, फ्रंट व्यू है, मैं सामने से देख रहा हूं, मतलब इस टेबल पे मैंने अगर एक स्टिक लगा दिया है लंबा सा, ठीक है, और फिर कह रहा हूं कि इसके चारों तरफ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ओके। यानी कि कुछ ऐसा ऐसा हाँ, जैसे कि अगर ये करंट कैरिंग वायर है तो ये समझिए कि मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है एक तरह से पूरा सिलिंड्रिकल स्पेस में, ये यहां से लेके यहां तक, जहां तक
जहां तक ये करंट कैरिंग वायर है उसके चारों तरफ ये फील्ड बन रहा है, ठीक है। ऐसे सामने से देखेंगे तो कैसे दिखाई देगा, एक डॉट दिखाई देगा पेन और एक सर्कल दिखाई देगा। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूं फ्रंट व्यू। अगर मैं ऊपर से इसको देखूं टॉप व्यू, तो टॉप व्यू कैसा रहेगा मेरा, टॉप व्यू रहेगा कुछ ऐसा। टॉप व्यू रहेगा कि दिस इज योर कंडक्टर, अज्यूम, ठीक है, ये मेरा कंडक्टर है टॉप व्यू से, एंड दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस, कॉन्सेंट्रिक जो बन रहा है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं टॉप से देख रहा हूं तो मुझे क्या दिख रहा है, करंट का, मुझे करंट जो जाता हुआ दिख रहा है उस तरफ करंट का पॉइंटेड एंड है, ठीक है, पॉइंटेड एंड है। तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मुझे डॉट दिखाई दे रहा है इसमें, ठीक है, इस ये डॉट है। और मतलब इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, ऐसे ना करके ऐसे करंट कंडक्टर दिखाते हैं और बीच में एक डॉट दिखाते हैं, यानी करंट इज कमिंग आउट ऑफ दिस बोर्ड। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है इसका ये डायरेक्शन है, ठीक है, ये फैलते जा रहा है, ऐसा नहीं है कि मैंने 3 लाइन बनाया तो 3 लाइन तक है, ये फैलते जा रहा है। तो इसमें अगर मैं कोई मैग्नेटिक कंपास रखूंगा तो इट विल अलाइन इटसेल्फ इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, ऐसे करके अलाइन हो जाएगा। सो ये आपका जो है फ्रंट टॉप व्यू हो गया, और ये जो आपका है फ्रंट है, ठीक है। अगर मैं बॉटम व्यू का इधर से अगर मैं देख रहा हूं इसको, ठीक है, तो मुझे करंट जाता हुआ दिखाई देगा। तो करंट अगर जाता हुआ दिखाई दे, मैं डायरेक्शन बदल दूं तो जाते हुए करंट को मैं ऐसे दिखा रहा हूं, क्योंकि समय तीर अगर खींच के मारूंगा तो जो बैक साइड होगा तीर का, है ना, तीर जब हम चलाते हैं तो जो बैक साइड होता है वो कुछ ऐसा फैक्टर होता है, ठीक है। सो उसको हम क्रॉस से दिखा रहे हैं, इस तरह से रहता है, ओके। सो वो क्रॉस से दिखाया, इट इज गोइंग इनसाइड द प्लेन, इनसाइड द प्लेन। तो करंट कैरिंग वायर जो अगर मैं उस डायरेक्शन में थंब को रखूंगा, यानी मैं अपने थंब को इस डायरेक्शन में रख रहा हूं, आई एम पुटिंग द थंब इनसाइड द बोर्ड, तो कर्लिंग ऑफ फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसमें क्या था, कर्लिंग ऑफ फिंगर इधर आ रहा था क्योंकि करंट इज कमिंग आउट, है ना। सो यहां जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, इस डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है। इसका मतलब कि अगर मैं यहां किसी भी जगह कंपास रखूंगा तो वो नॉर्थ साउथ उल्टी दिशा में दिखाएगा। सो ये हो गया मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट हो रहा है। ये एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है और यहीं से हमारी शुरुआत होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। अगला बात यह है कि क्या मैग्नेटिक फील्ड से भी करंट पैदा हो सकता है। तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड से करंट नहीं पैदा होता है, मैग्नेटिक फील्ड से एक्चुअली ईएमएफ पैदा होता है। क्योंकि करंट किससे पैदा हो रहा है, करंट कैसे प्रोड्यूस कर रहा है, हमने कहा करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, करंट कैरिंग वायर हमने बोल तो दिया, बट ये करंट आ कहां से रहा है, तो ये करंट कहीं ना कहीं किसी सर्किट से आ रहा होगा, कोई सर्किट होगा जिससे करंट आ रहा होगा, ठीक है। ऐसे कर देते हैं, नीचे से ऊपर जा रहा था तो ऐसे कर देते हैं। सो ये करंट फ्लो कर रहा है, ये कंडक्टर है, ठीक है, ये मोटा कंडक्टर है बहुत, बाकी रेजिस्टेंस। तो ये कहानी है, हम उस हिस्से को नहीं दिखाते हुए ऐसे दिखा रहे हैं, है ना, उस हिस्से को नहीं दिखाते हुए हम ये दिखा रहे हैं, ये समझेंगे। हम क्या कर रहे हैं, उसको हाइड कर ले रहे हैं। सो इसका मतलब है कि जो कॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट है, लेकिन करंट का कॉज कौन है, ईएमएफ है। तो अब वही देखते हैं कि क्या जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके कारण इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो सकती है। तो देखा जाएगा हाँ हो सकती है, अगर इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड से भी इलेक्ट्रिसिटी मिल सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया, मान लीजिए कि एक इमेजिनरी प्लेन है जो टेबल जैसा है, और हमने क्या किया है कि एक कॉइल मतलब एक तार था, सीधी तार थी ऐसी, उस तार को हमने क्या किया है कि एक कॉइल जैसा बना के रख दिया, ठीक है ना, एक कॉइल बनाया। अब क्या कर रहे हैं कि हम इस पर ऊपर से एक मैग्नेट लेके आ रहे हैं, मैग्नेट ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। अब मैग्नेट के कारण क्या होता है, अपना मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज क्रॉसिंग थ्रू दिस स्पेस, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ मैग्नेटिज्म में पढ़ाया जाता है। सो इसी को हम कह रहे हैं कि ये मैग्नेटिक जो फील्ड है, ये फील्ड को बी से दिखाते हैं, दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड, यानी जहां पर हमें मैग्नेट का प्रभाव मिल रहा है।
और ये जो है, जो आप ये लाइंस देख रहे हैं, जितना ज्यादा घना होगा, इतने ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा होंगे, उतना ये इसका फील्ड का अमाउंट ज्यादा है। सो अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज फ्लक्स। ठीक है, अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको ऐसे समझिए कि जैसे कि एक 60 वाट का बल्ब है, वो कितना लाइट रेडिएट करेगा, और एक जो है वो 100 वाट का बल्ब है, वो कितना लाइट रेडिएट करेगा। सो इसका जो अमाउंट ऑफ लाइट है ज्यादा है। दोनों लाइट का फील्ड, दोनों के ही मतलब कि प्रकाश का एक क्षेत्र बन रहा है कि भाई ये जब टॉर्च में अगर ये सेल है, ये लगा हुआ है अगर, तो ये लाइट फेंकेगा आगे की तरफ। ठीक है, ये भी करेगा, रिफ्लेक्टर लगा दिया इसमें, बट दोनों के कारण फील्ड तो बन रहा है लाइट का, प्रकाश का क्षेत्र बन रहा है, लेकिन इसमें अमाउंट ऑफ लाइट किसमें ज्यादा है, तो जिसका पावर ज्यादा है। तो उसी तरह से हम जानना चाहते हैं कौन सा मैग्नेट कितना शक्तिशाली है, जिसका फील्ड शक्तिशाली। फील्ड से शक्तिशाली मतलब अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये टर्म अभी आएगा। तो अभी मैं फ्लक्स को बता दिया, बट ठीक है, ये देखा गया कि जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, स्थिर है, तो कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है। जब मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूं, जब मैं इसको होल्ड करके रखा हूं, फ्लक्स इस कॉइल से पास कर रहा है, कोई फर्क नहीं है। जब मैं इसको ड्रॉप करता हूं तो क्या होता है, ऐसे ऐसे नजदीक आता है, अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ते जाता है। ठीक है, जैसे टॉर्च की रोशनी को आप नजदीक लाएंगे तो आपकी आंखों में भी लगेगा कि भाई प्रकाश और तेज हो रहा है, दूर रह जाएगा तो फिर भी बर्दाश्त करेंगे, नजदीक लेके आएंगे तो ज्यादा प्रकाश आपकी आंखों में जाएगा। उसी तरह से जितना नजदीक मैग्नेट को लाऊंगा, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इसमें घना हो जाएगा। तो ये देखा गया कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस, जब इतना घना हो जाए, देखते हैं कि इसके अंदर में क्या होता है कि करंट फ्लो करने लगता है। ठीक है, करंट का डायरेक्शन अभी मैं बता देता हूं, इधर आएगा। और देखा गया इस एंड पे तो ईएमएफ पैदा हो रहा है, अगर सर्किट क्लोज है तो करंट भी पैदा हो रहा है, नहीं तो ईएमएफ तो जनरेट हो ही रहा है। इसको कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि ये आपस में कोई कांटेक्ट नहीं है, दोनों जो है फिजिकली सेपरेटेड है। तो ये देखा गया कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है, हम फील्ड भी बोल रहे हैं, बट फील्ड और फ्लक्स अलग। फ्लक्स इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है प्रोड्यूसेस एन, ये भी ऑब्जर्वेशन है, जस्ट एक्सेप्ट कि हो गया। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम कह रहे हैं ईएमएफ, कैपिटल भी लिखते हैं, कई किताब स्मॉल भी लिखती है, और कई किताब जो है वो ऐसे डॉट्स बना के लिखती है, क्योंकि इसका अलग अलग टर्म है। सारे लिख दो, एग्जाम में ऐसे सब मत लिखना, कोई एक चूज कर ले। ठीक है, सो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसमें भी बात यह है वेदर ठीक है, वेदर द सर्किट इज क्लोज्ड, यानी ये कॉइल क्लोज्ड हो या ओपन हो। क्लोज मतलब कि पाथ मिल रहा हो करंट को, लेकिन ईएमएफ पैदा होगा। हाँ, अगर पाथ क्लोज्ड है तो फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा। ठीक है, तो ईएमएफ पैदा क्लोज्ड होगा तो ये ईएमएफ जनरेट करेगा। ठीक है, तो यहां से ये पता चला कि ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगा, लेकिन फर्क ये है कि मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मूविंग होना चाहिए। मूव होने से क्या होता है कि ये जो अमाउंट ऑफ फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है ना, लगातार। अगर अमाउंट ऑफ फ्लक्स फिक्स होगा तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा नहीं, में पैदा नहीं होगा। तो यहां पर क्या बात है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस अ कांस्टेंट ईएमएफ। वहां क्या है, कांस्टेंट करंट विल प्रोड्यूस अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सो मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बता चुका हूं दोबारा, लेकिन एक बार डेफिनेशन लिखवा देता हूं। इतना ही फेनोमेना रखना है, भी इससे ज्यादा भी डीप जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो एक बार मैग्नेटिक फ्लक्स पे आता हूं मैं।
मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को बी से दिखाते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स हम बोल रहे हैं ऐसे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? द अमाउंट ऑफ, इतना ज्यादा फील्ड है, द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। इट इज डिनोटेड एज फाई, ऐसे मैग्नेटिक भी बोल सकते हैं, अपनी सुविधा के लिए अभी कोई दिक्कत नहीं है, और नॉर्मली फाई डी से दिखाते हैं, ठीक है। कौन प्रोड्यूस कर रहा है इसको? एक मैग्नेट, बार मैग्नेट प्रोड्यूस भी कर सकता है, ठीक है, एक बार मैग्नेट प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, या एक कॉइल भी प्रोड्यूस कर सकता है। बिल्कुल बराबर तरह का शक्ल देगा ये भी। अगर इस कॉइल से करंट फ्लो कर रहा है आई, तो चूंकि पता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, सो अगर उसको इस तरह से कॉइल में कन्वर्ट कर देते हैं तो इट गिव्स अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सो करंट कैरिंग कॉइल इज इक्विवेलेंट टू अ परमानेंट मैग्नेट जो है बार आपका। सो अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय, कह दीजिए बार मैग्नेट है या इलेक्ट्रोमैग्नेट है, so bar magnet is a permanent magnet and this is a electromagnet। इलेक्ट्रोमैग्नेट आप बनाते हैं 10th में, इसलिए ये सारी कॉन्सेप्ट्स आपको दिमाग में होने चाहिए, ठीक है। सो इस फ्लक्स का, दूसरी बात इस फ्लक्स का जो है वो है उसका यूनिट। तो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, यूनिट मतलब एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है? उसका नाम है वेबर। वेबर नाम के साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे वेबर कहा गया है, ठीक है। डिफाइन कैसे कर रहे हैं इसको? हम डिफाइन कर रहे हैं कि द वेबर इज, ये तो ठीक है लिख लिया ना, तो इसके इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज मेजर्ड इन वेबर, ठीक है। सो द वेबर is the amount, वेबर मतलब 1 वेबर, ऐसे करके डिफाइन कर देंगे कि 1 वेबर इज द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी 1 वेबर ऑफ फ्लक्स, 1 वेबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स is the amount of magnetic field produced, और इसको लेके डिफाइन नहीं कर रहे हैं, इसको लेके डिफाइन कर रहे हैं, प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल कह लीजिए, या इंडक्टर बोलेंगे बाद में, इन अ कॉइल व्हेन 1 वोल्ट ऑफ सप्लाई, डेफिनेटली भी डीसी की बात हो रही है, 1 वोल्ट ऑफ सप्लाई इज applied for 1 second, for 1 second of duration of time, 1 second of duration। यानी ये कह रहा हूं कि अगर मैंने इसको किसी ईएमएफ सोर्स से जोड़ा और इस ईएमएफ का वैल्यू 1 वोल्ट था, और मैंने t बराबर इसको 0 पे जोड़ा, और जैसे इसे 1 मैंने इसको स्टॉप कर दिया, t बराबर 1 पे एंड कर दिया, तो ये जो एक बार जो मोमेंट्री कनेक्ट करके हटाया, ऐसे टच किया, 1 सेकंड बीता, वापस डिस्कनेक्ट कर दिया, उतने देर में क्या होगा? इसमें करंट स्टैब्लिश होगा, चूंकि करंट कैरिंग कॉइल के कारण इसमें फ्लक्स स्टैब्लिश होगा, तो ये सब कुछ हो गया। तो अब कह रहा है कि अगर ईएमएफ 1 वोल्ट है और अगर टाइम ड्यूरेशन जो यानी डेल्टा टी 1 सेकेंड है, तो जो फ्लक्स हमें मिला उतने देर के लिए वो होगा
1 वेबर, ठीक है। ये भी कह सकते हैं कि चेंज इन फ्लक्स जो होगा 1 वेबर है, क्योंकि पहले फ्लक्स 0 था t बराबर 0 पर, और t बराबर 1 सेकंड पे 1 के मतलब t 0 से 1 के बीच में 1 वेबर था, वापस 0 हो गया। सो टोटल चेंज इन फ्लक्स जो इसमें हुआ 1 वेबर है। तो 1 वेबर ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक, यानी वेबर ऑफ 1 वेबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स is the amount of magnetic field produced in a coil when 1 volt of supply is applied for a duration of 1 second या for 1 second of duration, ठीक है, इतना है। तो डेफिनेटली क्लोज सर्किट होना जरूरी है, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि जब ये इसमें लगेगा और कोई भी फ्लक्स चेंज हुआ, ये जब फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक है ना, तो इस फ्लक्स के चेंज होने के कारण इसमें भी ईएमएफ क्रिएट होगा। ये तो सप्लाई वोल्टेज था, ये जो ईएमएफ है ये इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, क्योंकि अभी हमने कहा ना इलेक्ट्रिसिटी के कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगा। और दूसरा भी जो बात कहा था, दूसरा पन्ना पे जाके देखिएगा, नोट्स में शेयर कर दूंगा पीडीएफ। तो दूसरे पन्ने पे जो हमने कहा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है तो उसके कारण ईएमएफ पैदा होगा, किसमें, उस कंडक्टर में या उस कॉइल में। तो वो जो नीचे सप्लाई ईएमएफ है, ठीक है, वो जब कनेक्ट होगा तो करंट पैदा करेगा, करंट फ्लक्स देगा, क्योंकि फ्लक्स 0 से सम वैल्यू पर तक गया तो चेंज इन फ्लक्स हुआ इन सर्टेन टाइम पीरियड, तो हमें ईएमएफ मिलेगा। दिस इज द फंडामेंटल फेनोमेना, ठीक है। सो इसको मैं कह सकता हूं, अगर मैं डेल्टा टी के लिए ले रहा हूं टाइम, तो मैं कह रहा हूं डेल फाई अमाउंट ऑफ फ्लक्स जनरेट हो रहा है, ठीक है। ये समझिएगा कि अगर मैं एक टेबल तैयार कर दूं टाइम का, फ्लक्स का और ईएमएफ इंड्यूस्ड का, तो मैं ये कह रहा हूं कि 0 पर 0 फ्लक्स था, टी बराबर जब 0 से लेके 1 सेकंड तक, 0 से लेके 1 सेकंड तक यानी इस ड्यूरेशन तक जो है 1 वेबर फ्लक्स था, क्योंकि हमारा जो वोल्टेज अप्लाइड था, जो ई सप्लाई था, वो 1 वोल्ट था, ठीक है। तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ठीक है, वो इस चेंज इन फ्लक्स के कारण होगा। तो इसके लिए फराडे साहब ने एक मैथमेटिकल रिलेशन लिखा, इसी चीज को समझाने के लिए उन्होंने एक मैथमेटिकल रिलेशन लिखा कि कितना ईएमएफ पैदा होगा। हम जानना चाह रहे ईएमएफ तो है, कितना ईएमएफ पैदा होगा। तो उन्होंने कहा देखो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना, वो बराबर होगा कितना फ्लक्स चेंज हुआ कितने समय में, ठीक है। यही फराडे साहब ने जो है वो हमें जानकारी निकाल के दी, इस फिजिक्स को समझाया कि कितना अमाउंट ऑफ फ्लक्स अगर इतने अमाउंट ऑफ टाइम में चेंज हो रहा है तो उसके रेट ऑफ चेंज को या एवरेज रेट ऑफ चेंज को हम ये कहेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ। दिस इज द फराडे लॉ, ठीक है। तो ये फंडामेंटल मैंने आपको कुछ बुनियादी बात बता दी, इसके बाद आपको मैं पिछले फराडे लॉ पर आता हूं, ओके, फराडे लॉ पे आता हूं। हाँ, तो फराडे लॉ को और विशेष बताऊंगा, लेकिन अभी एक चीज फॉलो हो रहा है कि अगर हम कह रहे हैं कि ई इंड्यूस जो है वो इक्वल टू हो रहा है, फराडे साहब ने कहा है डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, तो इसका मतलब है कि जो आपका फ्लक्स है वो है ई इंड्यूस्ड इनटू डेल्टा टी। यानी एक जो डेफिनेशन है वेबर का यहां से भी आता है, ठीक है, कि द वेबर इज डिफाइंड एज द चेंज इन, देखिए पहला डेफिनेशन यहां से निकाला था कि जब 1 वोल्ट की सप्लाई 1 सेकेंड के लिए होगी तो ये जो होगा 1 वेबर होगा। अभी अगला निकाल रहा हूं कि द वेबर इज डिफाइंड एज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, 1 वेबर जो है चेंज इन अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूसेस, जब मैं चेंज करूंगा फ्लक्स को तो प्रोड्यूस करेगा किसी कॉइल में, यानी उल्टा जो होता है मैग्नेटिक फील्ड का जब वोल्टेज क्रिएट होता है ना, दिस विल प्रोड्यूस दिस, और दिस कॉज और इफेक्ट उल्टा ऊपर नीचे हो सकता है कि मैं फ्लक्स को चेंज करके ईएमएफ पैदा करूं तो वहां फ्लक्स जो है वो कॉज है, ईएमएफ इंड्यूस्ड इफेक्ट है। अगर मैं कोई वोल्टेज अप्लाई करके फ्लक्स पैदा कर रहा हूं तो वहां पर फिर करंट जो है वो कॉज हो गया।
तो वेबर इज डिफाइंड एज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूसेस अ इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना, ऑफ 1 वोल्ट फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 1 सेकेंड इन अ गिवन कॉइल। यानी ये उल्टी बात कह रहा है। ये क्या कह रहा है, दोनों तरह से डिफाइन होता है। ये कह रहा है कि अगर कोई कॉइल था और अगर मैंने इसके थ्रू फ्लक्स को चेंज किया, समझिएगा बात को, जैसे भी किया, मैं यहाँ कारण बता रहा हूं कैसे किया, कि भाई एक नॉर्थ साउथ पोल का मैग्नेट के लेके आए जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड था, और जब उसको नजदीक लेके आए तो इसके अंदर फ्लक्स चेंज हुआ। तो अगर इसमें 1 वेबर का फ्लक्स चेंज हुआ किसी भी टाइम पे, मतलब ऐसे जब मैं किसी इस पोजीशन पे हूं, x1 पोजीशन पर, उसमें का टाइम t1 कह रहा हूं, उस समय का फ्लक्स phi1 कह रहा हूं। जब मैं इसको आगे की तरफ लेके आऊंगा, ठीक है, जब ये शिफ्ट कर जाएगा, नया पोजीशन होगा x2 एट टाइम t2, उस समय नया फ्लक्स होगा phi2। तो जो टोटल फ्लक्स अगर चेंज 1 वेबर है फॉर द टाइम डेल्टा टी इक्वल टू 1 सेकेंड, यानी मैंने ये x1 से x2 जो है डेल्टा टी 1 सेकेंड में ट्रेवल किया है, तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ठीक है, अब किस डायरेक्शन में होगा वो बात नहीं कर रहा हूं, लेंचला नहीं, यहां पे बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो जो भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो होगा 1 वोल्ट का, ठीक है, ओके। इसको भी हम 1 वेबर को ऐसे भी डिफाइन करते हैं, फाइन, और कुछ नहीं। अच्छा, प्रॉब्लम इसमें है, ठीक है, ना क्लीन करने के बाद ठीक, ओके, चल रहा है वीडियो। हाँ, तो एक बात और, जो मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा हो रहा है, अगर मैं एक प्लेन वायर लेके चल रहा हूं, है ना, मैं अगर प्लेन वायर ले रहा हूं तो उससे करंट फ्लो कर रहा है आई, उसके कारण जो फ्लक्स बन रहा है फाई, मैग्नेटिक ऐसे कह दिया, ठीक है। अब अगर मैं इसी कंडक्टर को एक टर्न देता हुआ, जैसे यहां गया, और एक मैं इसको टर्न देता हुआ ऐसे करके निकल जाऊं, ठीक है, सो सेम करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन अभी क्या होगा कि जो अमाउंट ऑफ फ्लक्स है वो हर पॉइंट के कारण, जैसे यहां के कारण जो फ्लक्स आ रहा है कुछ ये आ रहा है, ठीक है, ये अगर करंट ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, सो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सो बहुत सारा फ्लक्स जो है रिंग्स बनाना शुरू कर दिया, ठीक है, बहुत सारा फ्लक्स जो है वो इसमें इकट्ठा रिंग बनाना शुरू किया, सबके कारण फ्लक्स पैदा हो रहा है। सो अमाउंट ऑफ फ्लक्स जो इसका है वो बढ़ गया सिर्फ एक टर्न देने से। अगर मैं टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दूं, ठीक है, अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दूं, सेम अमाउंट ऑफ करंट के लिए, सेम करंट अब भी फ्लो कर रहा है, लेकिन अब देखेंगे उसी स्पेस में जो अमाउंट ऑफ फ्लक्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, है ना। तो अगर ये 1 टर्न का कॉइल था और ये n टर्न का कॉइल था, तो ये देखा गया कि जो इसमें है फाई, जो n टर्न कॉइल में है, वो हो रहा है n टाइम्स इंटू जो 1 टर्न के कॉइल में फाई होगा, ठीक है। तो इससे ये पता चला कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है फाई, वो ठीक है, वो प्रोपोर्शनल टू है करंट के, फाई इज प्रोपोर्शनल टू करंट, क्योंकि करंट प्रोड्यूस कर रहा है फ्लक्स को, बट ऑल्सो इट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्न्स किस चीज का है, कॉइल का है, तो नंबर ऑफ टर्न्स इज वन प्रॉपर्टी। अगर मैं इसके डाया को भी बढ़ा दूं,
अगर मैं इस कॉइल को, सेम कॉइल को मैं थोड़ा सा और चौड़ा करके अगर लेके जाऊं, थोड़ा और सेम, ठीक है, हो सकता है ये ऐसे निकल जाए, ठीक है। सो इसके जो इंटरनल डाया बन रहे हैं वो भी एक चीज है। तो ऐसे करके ये पता चलता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है प्रोपोर्शनल टू है ऑन द ऑफ द डिपेंडेंट ऑन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल या कंडक्टर है, along with also it is dependent on the geometry of the coil कि coil कितने नंबर ऑफ टर्न्स का है, कितना इसका रेडियस है अंदर का। सो उस प्रॉपर्टीज यानी समथिंग प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल, सो दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज इंडक्टेंस, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज इंडक्टेंस। सो फाई जो हो गया उसको डिफाइन किया गया L इंटू आई, ठीक है। यानी इंडक्टेंस को डिफाइन किया गया कितना करंट पैदा होगा फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ, सॉरी कितना फ्लक्स पैदा होगा फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ करंट, कितना अमाउंट ऑफ फ्लक्स पैदा हो सकता है पर एम्पियर पे, ठीक है। जैसे यहां अगर मैं कह रहा हूं कि मान लेता हूं कि 1 एम्पियर पे सर्टेन फ्लक्स है, एज्यूम करते हैं 10 वेबर, तो यहां देख रहे हैं कि इसका जो भी वैल्यू होगा ये कॉइल बनाने से काफी गुना बढ़ गया, मान लीजिए समथिंग 40-50 गुना बढ़ जाता है, देखा जाता है। तो यहां पर जो है 400 वेबर हो गया मान लीजिए फॉर द सेम अमाउंट ऑफ करंट, और यहां मैंने नंबर ऑफ टर्न्स n कर दिए तो n टाइम्स, अगर 10 टर्न्स भी है तो ये 4000 वेबर हो जाएगा फॉर द सेम अमाउंट ऑफ करंट। तो यहाँ का इंडक्टेंस जो है वो इससे ज्यादा है इस n टर्न कॉइल से, इस कॉइल के मुकाबले, और जो वायर का इंडक्टेंस है। सो इंडक्टेंस एक प्रॉपर्टी है जिसपे हम ये तय करेंगे कि कितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट हो रहा है फॉर द गिवन अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है। दैट इज द एक्चुअली इंडक्टेंस प्रॉपर्टी। और भी डेफिनेशन है सर्किट थ्योरी, जब आप आगे पढ़ेंगे तो और भी डेफिनेशन पढ़ेंगे, बट अभी बुनियादी बात इसको चलेंगे, सर्किट थ्योरी अभी हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं जो फिजिक्स है उसको समझा रहा हूं। सो एक ये टर्म भी इंपॉर्टेंट हो गया कि इंडक्टेंस क्या है। ये आपस में ना ऐसा नहीं कि पहले इंडक्टेंस समझा फिर फ्लक्स समझा फिर जाके फराडे लॉ हुआ, फराडे साहब ने जब समझा तो ये सब एक साथ समझा, हमें समझने के लिए अलग अलग बात समझना पड़ रहा है, ठीक है ना। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना है तो ABCD पहले पढ़ते हैं, बाद में उसका स्पेलिंग पढ़ते हैं, ठीक है, कि NGLISH है। ऐसा थोड़ी कि इंग्लिश लिखने के लिए ये क्रिएट हुआ था, वो तो फंडामेंटल सारे क्रिएट हुए थे, ओके। तो हमने ये देखा कि सेम करंट के लिए अलग अलग फ्लक्स क्रिएट हो सकता है। यहां के बाद से अब हमारे हैं आपके सिलेबस में जो है फराडे लॉ, ठीक है। जिसको यहां तक आता है, अगर वो यहां तक देख लिया है तो फिर वो दोबारा यहां तक नहीं देखे, है ना, ठीक है। हाँ, तो फराडे साहब ये कह रहे हैं, जो शुरू में हमने बोल दिया जो 2-3 पन्ने पहले, द EMF इंड्यूस्ड, जो EMF इंड्यूस्ड होगा, किसमें इंड्यूस्ड होगा, इन अ कॉइल, तो इसको ऐसे दिखा दिया EMF इंड्यूस्ड। कई बार हम ऐसे दिखाते हैं, देखिए EMF थोड़ा सा ना ई से ऐसे दिखाते हैं, ज्यादातर ऐसे ही दिखाते हैं, EMF इंड्यूस्ड इन अ कॉइल, EMF इंड्यूस्ड कॉइल, एन टर्न कॉइल है, ठीक है ना, n बराबर 1 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इन अ कॉइल या सर्किट, सर्किट क्लोज्ड भी हो सकता है, सर्किट ओपन भी हो सकता है। EMF प्रोड्यूस होगा, EMF प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, करंट प्रोड्यूस होने के लिए सर्किट को क्लोज होना जरूरी है, ठीक है ना। सो EMF प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल और सर्किट इज प्रोपोर्शनल टू द rate of change of magnetic flux, इसलिए मैं मैग्नेटिक फ्लक्स अलग से सीखना पड़ा, मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल या लिंकिंग विद द कॉइल, जो उस कॉइल से लिंक है, लिंकिंग विद द कॉइल इन अ सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जब रेट ऑफ फ्लक्स कहते हैं तो रेट का मतलब हम टाइम के बस वनस्पति निकाल रहे हैं, उसके प्रोपोर्शन निकाल रहे हैं। जैसे स्पीड को क्या कहते हैं, स्पीड को कहते हैं द रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, तो रेट ऑफ जो है वो आपका डिस्टेंस, उसे रेट जो हम बोल रहे हैं ना टाइम के रिस्पेक्ट से निकाल रहे हैं। सो इन्होंने ये नहीं कहा कि जो इंड्यूस्ड EMF है, इंड्यूस्ड EMF जो है किसी भी कॉइल में वो डिपेंड करेगा कि उसका जो फ्लक्स था उसमें इनिशियल और फाइनल वैल्यू में कितना चेंज आया,
और इनिशियल वैल्यू के लिए हम देखेंगे इनिशियल टाइम क्या था, फाइनल वैल्यू पर फाइनल टाइम पे देखेंगे क्या था, और उस टाइम ड्यूरेशन पे देखेंगे। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो होगा चेंज इन फ्लक्स बाई चेंज इन टाइम, यानी फाई माइनस बाई फाई इनिशियल बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। सो इसको हम लोग एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ कह रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। दिस इज एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एवरेज। क्योंकि हो सकता है कि जो फ्लक्स है समय के साथ अलग अलग तरीके से बदल रहा हो। मान लीजिए वो फ्लक्स कांस्टेंट भी हो सकता है, चेंज हो रहा हो लीनियरली, या हो सकता है कि फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा हो ऐसे करके। तो कैसे हो रहा है अभी नहीं पता है। तो अगर ऐसे चेंज होगा तो हमें रेट ऑफ चेंज निकालना पड़ेगा। जो कैलकुलस का कॉन्सेप्ट है, हर अलग पॉइंट पे अलग अलग रेट है। ऐसे होता है ना स्पीड, अगर मैं टाइम डिस्टेंस का ग्राफ बना रहा हूँ तो स्पीड टाइम का ग्राफ बना रहा हूँ अगर मैं, ठीक है ना, तो ये कह रहा हूँ कि भाई कांस्टेंट स्पीड हो सकती है, स्पीड लगातार बढ़ भी सकती है, स्पीड बहुत तेजी से बढ़ सकती है, शुरू में कम स्पीड से बढ़ी बहुत तेजी से एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन फास्ट है, यहाँ पे कांस्टेंट या लगातार एक्सेलरेशन दबाए जा रहे हैं, है ना। एक्सेलरेटर अगर हमने हल्का हल्का देख के फिक्स कर दिया तो ये कांस्टेंट स्पीड पकड़ लिया। अगर हम धीरे 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 एक्सेलरेटर बढ़ा रहे हैं प्रति सेकंड, तो हमें पता चलेगा हर समय बराबर समय पे एक्सेलरेशन के कारण वेलोसिटी बराबर बढ़ रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, समय तो बराबर दे रहे हैं लेकिन वेलोसिटी बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। तो ऐसे करके फ्लक्स भी जो है आपका किस तरह से है नहीं मालूम है। तो अगर मैं पैटर्न देख रहा हूं तो ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है ये एवरेज ईएमएफ है। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ एवरेज ईएमएफ। अगर मैं जानना चाहता हूं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना ईएमएफ है तो उसके लिए थोड़ा और कैलकुलस जानना पड़ेगा, और वो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ होगा, उसको ऐसे लिखना पड़ेगा ईएमएफ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और जब कैलकुलस सीख जाएंगे तब जानेंगे कि वो होगा डी फाई बाई डी टी, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये है कि फाई जो हमारा मिला है वो अभी देखा है ना एल इंटू आई है। इसका मतलब अगर मैं फाई, एल तो कांस्टेंट है तो ये चेंज कर सकता है इसके ऊपर। इसका मतलब है कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, फिर वही कहूंगा जब कैलकुलस पढ़ेंगे तो ही बात ये समझ में आएंगी। या यहां से अगर मैं लिखना चाह रहा हूं तो एल को बाहर करके डेल आई बाई डेल टी, यानी एवरेज करंट जो है चेंज, डेल्टा आई मतलब चेंज इन द एवरेज करंट बाई जो टाइम टेकन है, तभी एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। एवरेज करंट चेंज जो आएगा तभी एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, ठीक है। तो ये दो नोटेशन है, ठीक है। और ये इंस्टेंटेनियस का नोटेशन है, किसी अलग अलग पॉइंट पर अलग पैदा हो रहा है। समझिए क्या कहना चाह रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग अगर फाई है तो उसके कारण ईएमएफ भी अलग अलग होगा, ठीक है। ओके, ऐसे करके वो फिर कैलकुलस की सवाल होगा। तो फिलहाल हम जो है फराडे लॉ जो है उसको समझ लिया कि ये कहानी फराडे लॉ की ऐसे है, ठीक। तो आपको लिखने के लिए आ सकता है कि स्टेट फराडे लॉ, फराडे साहब ने क्या कहा, तो ये सेंटेंस पूरा लिखिए स्टेटमेंट को, और ये मैथमेटिक्स दिखा दीजिए। डिफरेंशियल वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ब्लू वाला मिटाया, उसको अभी होल्ड कर लीजिए समझने के लिए। जब आप कैलकुलस का कोर्स पढ़ लेंगे तब आपको ये बात फिर दोबारा समझाई जाएगी, अभी बहुत समय है, ठीक है। अभी फर्स्ट सेमेस्टर में अभी सिर्फ स्टेटमेंट सीख लीजिए, होता है रेट ऑफ चेंज, उसके कैलकुलस के अलग से फिर क्लास लेनी पड़ जाएगी, फाइन। तो एक क्वेश्चन देखते हैं कि इन अ कंडक्टिंग कॉइल, कंडक्टिंग बोलना इसलिए क्योंकि कोई मेटल का बना हुआ हो, नहीं तो कॉइल का मतलब है कि कंडक्टर का ही बना हुआ है। तो इन अ कंडक्टिंग कॉइल हैविंग 100 टर्न्स, हैविंग 100 टर्न्स का कॉइल है, ठीक है। क्या किया गया, 1 वेबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज passed, 1 weber of magnetic flux is passed in 0.5 सेकेंड, ठीक है। तो क्या मान सकता है, हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल से कि अगर हम कह रहे हैं कि फ्लक्स चेंज कर रहे हैं तो ईएमएफ पैदा होगा। अगर हम यहाँ कहते हैं ईएमएफ अप्लाई कर रहे हैं फॉर सर्टेन टाइम तो फ्लक्स पैदा होता है। तो डेफिनेटली बता रहा है कि फ्लक्स अगर चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली पूछ रहा होगा कि ईएमएफ इंड्यूस कितना है। सो यही पूछ रहा है कि इफ इन अ कंडक्टिंग कॉइल ये पास हुआ है, फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड,
इन द कॉइल, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। ठीक है, तो वाई फराडे लॉ, फराडे साहब ने आपको बताया हुआ है कि भाई आपके पास अगर 100 टर्न्स का कॉइल है, ठीक है, तो और टी बराबर दिस है और 1 वेबर का फ्लक्स जो है वो पास हुआ है, तो ठीक है, अरेंजमेंट ऐसा ही होगा ना, ऐसा कॉइल होगा और हमने जैसे भी इससे फ्लक्स पास किया होगा, कोई नॉर्थ साउथ मैग्नेट लेके आए होंगे और 1 सेकंड के लिए हमने इसको आगे फ्लो कराया होगा, सॉरी 0.5 सेकंड के लिए आगे की तरफ बढ़े होंगे, तो जितना भी इसको फ्लक्स चेंज मिला होगा वो कह रहा है कि 1 वेबर है, लेकिन कितने देर में हुआ है? 0.5 सेकंड में। तो ये पूछ रहा है कि बताओ फिर इसमें ईएमएफ पैदा कितना हो रहा है। ठीक है, सो फराडे साहब कह रहे हैं कि जो ईएमएफ पैदा होगा वो होगा डेल फाई बाई डेल टी। तो डेल फाई जब हमें पता है कि 1 वेबर है और ये फ्लक्स 0.5 सेकेंड्स में हुआ है पास, तो इसका मतलब है कि दिस बिकम 2 वोल्ट। सो 2 वोल्ट का ईएमएफ पैदा होगा फॉर द 0.5 सेकेंड। उसका सप्लाई कट कर दिया हमने, या उसके बाद हमने मैग्नेट को चलने से रोक दिया। ठीक है, तो जब मैग्नेट को मैंने 0.5 हिलाया, खाली हल्का सा ऐसे करके छोड़ दिया, तो अगर ये बहुत फास्ट था, 0.5 सेकंड के लिए मैंने इसको ऐसे मूव करके रोका, तो इसमें अगर मैंने कोई वोल्ट मीटर लगाया हुआ होता तो वो वोल्ट मीटर जो है वो रीड करता 2 वोल्ट उतने देर के लिए तुरंत, है ना, वोल्ट मीटर रीड करता 2 वोल्ट। ये 2 वोल्ट है, 1 वोल्ट है, 0 वोल्ट है, 3 वोल्ट है, 4 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, मान लीजिए 0 से 5 वोल्ट है, तो 2 वोल्ट 1 सेकंड मतलब 0.5 सेकंड का डिफ्लेक्ट करके आ जाता। या अगर कोई डिजिटल डिस्प्ले होता तो 2 वोल्ट दिखा के बस ऐसे दिखाता, डिस्प्ले खत्म हो जाता। ठीक है, फाइन। तो ये हो गया आपका फराडे लॉ से हम ये बता सकते हैं कि अगर मैं फ्लक्स चेंज कर रहा हूं तो ईएमएफ कितना पैदा होगा। इसी बेसिस पे आपका जो है जनरेटर बन रहा है। जनरेटर्स में हम फ्लक्स चेंज करते हैं, उस कारण से ईएमएफ क्रिएट होता है और हमारा जनरेटर बनता है। ठीक है, फाइन। अब अगला टर्म है मैग्नेटिक एनर्जी। जो लास्ट वाला था पहले बता दे रहा हूं। मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। सिर्फ एनर्जी स्टोर कर दिया है, तो इंडक्टर में जैसे कैपेसिटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड है चार्ज के कारण, समझाया है जो लेक्चर में, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, यानी जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो मैग्नेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। ठीक है, तो अगर कोई कॉइल है, अगर कोई कॉइल है और उससे हम कह रहे हैं कि करंट फ्लो करा रहे हैं, ठीक है, आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करा रहे हैं, ये करंट फ्लो कर रहा है, जा रहा है घूम के, कैसा होगा मैग्नेटिक फील्ड? पुट योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो यू विल गेट अ कर्लिंग ऑफ फिंगर। सो आउटवर्ड होगा, है ना, ऐसा इस डायरेक्शन में होगा, एरो इधर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड पूरे इसमें होगा। सो ये अगर करंट फ्लो करते हुए यहां से बाहर निकल गया, लेकिन जब तक ये करंट फ्लो करता रहेगा तब तक इसमें मैग्नेटिक फील्ड बना रहेगा, तब तक ये एक मैग्नेट की भांति काम करता रहेगा। इसको हम कहेंगे फाई मैग्नेटिक। तब तक इसमें फ्लक्स जनरेट होता रहेगा, उसको फाई बी कह दें या फाई ए कह दें। तो इसका इंडक्टेंस अगर एल है, करंट आई है, नंबर ऑफ टर्न्स भी लिख लेते हैं, एन टर्न्स है। ठीक है, वो इस्तेमाल करें। सो इसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने जो है, करंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, कितना होगा? अगर मैं एनर्जी की बात कर रहा हूं तो एनर्जी होगा पावर इनटू टाइम, और पावर होगा कितना वोल्टेज भेज रहा हूं इनटू कितना करंट इनटू टाइम, यही तो होगा। ठीक है, सो ये अगर देख रहे हैं तो यहां से हम कैलकुलेट करके लाते हैं कि ये जो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें हम फीड कर रहे हैं, वो एनर्जी जो है वो मैग्नेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है ऑफ द इंडक्टर। तो उसका जो फॉर्मूला है वो है हाफ
इंटू एल इंटू आई स्क्वायर, ठीक है, हाफ इंटू एल इंटू आई का स्क्वायर, यानी कि हाफ इंटू इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इंटू जो कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, या जो करंट है उस पॉइंट का, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो करंट फ्लो कर रहा है उसका स्क्वायर, दैट विल बी योर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड। मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है, दैट विल बी योर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड। तो यही फॉर्मूला अभी तक जानना है, मैंने कोशिश किया कि इसका डेरिवेशन वगैरह कराऊं, बट अगेन वही है कि इट नीड्स सम मोर मैथमेटिकल बैकग्राउंड, मोर फिजिक्स, और इट इज नॉट मेंशन्ड कि हम कितना इसको डेरिवेशन कराना है, जो कि लिमिटेड टाइम है। सो यह इंपॉर्टेंट है कि हमें फॉर्मूला आना चाहिए। आई डोंट थिंक नोबडी विल आस्क यू कि डिराइव करिए कैसे आया, ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोग को कैपेसिटर के लिए बताया है। सो यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ बना दे रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि 20 इंडक्टेंस, इंडक्टेंस का यूनिट बताना भूल गया, इंडक्टेंस का यूनिट है हेनरी। हेनरी जो थे उनके नाम पर ये यूनिट रखा गया, ठीक है, शॉर्ट में एच से दिखाते हैं, ठीक है, और कुछ चीज का यूनिट नहीं, वेबर बता दिया, हेनरी बता दिया। सो कह रहा है कि 20 हेनरी का इंडक्टर है या कॉइल है, और 20 हेनरी कॉइल, कॉइल इसलिए बोलते हैं कि इंडक्टर के साथ चूंकि वायर, इसमें कुछ रेजिस्टेंस भी हो सकता है, ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग जो है वो कॉइल बोलते हैं, ठीक है। हाँ, कॉइल का मतलब है कि हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये परफेक्ट इंडक्टर है, इसके अंदर में कुछ रेजिस्टेंस भी हो सकता है, तो कॉइल बोलते हैं। फिलहाल यहाँ देखते हैं कि है कि नहीं। तो 20 ओम चोक, अच्छा चोक जो है पहले के जमाने में जब ट्यूबलाइट्स चलते थे जो, तो उसके लिए चोक जैसी चीज आती थी, ठीक है, ऐसे करके होता था, ठीक है, एक डिवाइस होता था, मेरे पास है बट काफी ऊपर रखा हुआ है ये। सो इस कुछ नहीं होता था, ये एक स्ट्रक्चर होता था, ठीक है, ऐसे करके मैग्नेटिक, और इस पे कॉइल लपेटे हुए होते थे, बस कॉइल चूंकि आयरन पे लपेटे हुए तो और अच्छा इंडक्टेंस हो जाता है, और कुछ नहीं था, उसका फिर ऊपर से कैप में बंद कर दिया, अब नहीं आते, ये इलेक्ट्रिकल थे। तो 20 हेनरी का अगर कॉइल है विद अ कॉइल रेजिस्टेंस ऑफ 180 ओम कह रहा है, 180 ओम का इसमें कॉइल रेजिस्टेंस है, हैज अ 300 वोल्ट सप्लाई, मतलब उसको 300 वोल्ट सप्लाई दिया गया, तो जानना चाह रहा है कि कितना एनर्जी स्टोर्ड हुआ। कैलकुलेट दी एनर्जी स्टोर्ड, कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड। तो देखिए अगर मैं कह रहा हूं कॉइल है, तो कॉइल का मतलब है कि इसमें रेजिस्टेंस भी है, ठीक है, ये 180 ओम है। अब अगर सेम करंट पास कर रहा है तो इसका मतलब एनर्जी दो भाग में बट रहा है, एनर्जी मैग्नेटिक स्टोर्ड भी हो रहा है और मैग्नेटिक लॉस भी हो रहा है, किसमें, करंट में, इसमें आई स्क्वायर आर लॉस होगा, है ना, ऑन द गिवन टाइम पीरियड, और इसमें जो है स्टोर्ड होगा एनर्जी। तो आई करंट अगर फ्लो कर रहा है, कांस्टेंट है, कैसे पता चलेगा करंट, तो करंट पता चल जाएगा हमें जितना हमने 300 वोल्ट सप्लाई है बाई जो हमारा रेजिस्टेंस है, ऐसे ऐसे, ठीक है। इंडक्टेंस का काम कहीं भी लॉस नहीं कराना है, तो अभी भी ओम्स लॉ वैलिड है, क्योंकि सर्टेन समय के बाद जो है वो इंडक्टेंस में मैग्नेटिक एनर्जी से रिस्टोर्ड है। सो अगर ये है तो यहां से मुझे आई मिल गया 5/3, क्योंकि 6 5 जा 30 एंड 6 3 जा 18, तो 5/3 एम्पियर मुझे करंट मिल गया, ठीक है। तो मेरा मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हाफ LI स्क्वायर है, मतलब कि वो हो जाएगा हाफ इंटू 20 हेनरी इंटू 5/3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हाफ, ये तो ये 10 हो गया, 5/3 जो यानी ये 10 इंटू ये हो गया 25/9, तो 250/9, साफ से लिख दो इसको मैं, अब कहेंगे क्या लिख रहा हूं, यहां लिख देता हूं
ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ। सो एनर्जी जो हो गया वो हो गया हाफ इंटू 20 हेनरी इंटू 5/3 एम्पियर का स्क्वायर। सो ये 2 और ये 2 कैंसिल होके 10 हो गया। सो ये 10 इंटू दिस इज 25/9, सो दिस इज 250/9 और एनर्जी स्टोर्ड है तो जूल में, एंड दिस विल कम 9 2 जा 18 एंड देन 70 है तो 9 7 जा 63.70 है, 9 7 जा 63 ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, 27 पॉइंट समथिंग ये आ जाएगा जूल मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड। तो यही पूछने की संभावना है अगर कोई पूछेगा भी। ठीक है, एंड लास्ट टॉपिक इज योर इंडक्टर्स इन सीरीज एंड इंडक्टर्स इन पैरेलल। करीब 1 घंटे के आसपास हो रहा है लेक्चर, तो बहुत ज्यादा लोड नहीं है इस टॉपिक का आप पे। ठीक है ना, 2 घंटे का काम है, जितना बता रहा हूँ पीडीएफ भी भेज दिया है। इसके अलावा अगर कोई बात किताब में लगती है जो आपको लगता है कि कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं तो बता देंगे, मुझे ऐड ऑन कर देंगे। बट फिलहाल अगर फंडामेंटल्स को देखें, एग्जाम को देखें, आपके फंडामेंटल्स को देखें कि आपका फंडामेंटल्स कितना अच्छा है, तो उसके हिसाब से मैंने ये मटेरियल आप लोग के लिए रेडी किया है कि आपको ज्यादा फंडामेंटल्स भी परेशान ना करें, है ना, अगर आपके पास समय नहीं है तो। इंडक्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल, सॉरी ये इंडक्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शंस, मतलब कॉइल को आपने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, सीरीज और पैरेलल वही कहानी है, सीरीज और पैरेलल को पहचानने की जो रजिस्टर्स की थी। और अच्छी बात यह है कि जो फॉर्मूला रजिस्टर्स के लिए लागू होता है वैसा ही यहाँ भी लागू हो जाता है। एक केस है जो मैं नहीं बताऊंगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस का। सो 2 तरह का कॉम्बिनेशन हो सकता है, सीरीज और पैरेलल। सीरीज का मतलब है सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा। कैपेसिटर में सीरीज का मतलब सेम अमाउंट ऑफ करंट जब फ्लो करता है, रुक जाता है, चार्ज हो जाता है, वो तो सेम तरह के चार्ज होते हैं उसमें। तो अगर मैं कह रहा हूं कि एंड टू एंड कनेक्ट किया है कई सारे कॉइल्स को, है ना, बीच में और कॉइल्स लगा करके, तो मैं कह रहा हूं कि ये कॉइल 1 है, ये कॉइल 2 है, ये कॉइल n है, मान लीजिए n स्मॉल भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसका इंडक्टेंस कह रहा हूं, अगर L1 है, L2 है, Ln है, तो ये कह रहा है जो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस होगा, यानी इसके बदले मैं एक इंडक्टर रख दूं, समझिएगा। हाँ, ऐसा ही मान लीजिए, थोड़ा सा दिखना चाहिए ना, एक आर्मी एक जनरल है पूरा उसका। तो ये जो है इक्विवेलेंट कहूं, इक्वल टू क्या होगा, तो दिस इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डॉट 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 Ln। ठीक है, तो इक्विवेलेंट में भी आप यहाँ मेंशन कर देंगे कि इक्विवेलेंट मतलब सीरीज इक्विवेलेंट है, सीरीज का इक्विवेलेंट है। वहीं अगर यहां मैं कह रहा हूं कि इंडक्टर जो है पैरेलल में है, तो फिर वही मतलब है कि अलग अलग करंट फ्लो कर रहा है लेकिन सेम ईएमएफ है या पोटेंशियल ड्रॉप है अक्रॉस ईच इंडक्टर। ठीक है, तो ये सारे पैरेलल में है। तो यहाँ ये L1 है, L2 है और फिर ये अगर Ln है, तो सेम यहाँ भी जो फॉर्मूला है वो रेजिस्टेंस के पैटर्न से आएगा। क्या आएगा, यही यहाँ लिख दो, यहाँ लिखता हूँ, इसको मान लेते हैं कि ये पता है सबको ऐसे करके। तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट आ रहा है ऐसा ही शक्ल दिखा देते हैं। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट ये L इक्विवेलेंट, चूंकि पैरेलल का इक्विवेलेंट है तो L इक्विवेलेंट पैरेलल लिख लीजिए या सीधा सीधा L पैरेलल लिख लीजिए। तो ये जो L पैरेलल है उसके फॉर्मूला बन रहा है L पैरेलल इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/Ln। ठीक है, दैट्स इट, यही इतना ही है। ठीक है, ये डिराइव करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये कैसे डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, सेम करंट फ्लो कर रहा है, अगर मैं ईएमएफ फंडामेंटल लगाऊं तो आ जाएगा। बट ठीक है, अभी आप फॉर्मूला को समझिए। आपको सवाल पूछा जा सकता है अगर, तो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि भाई 3-4 इंडक्टर हैं और उनका सम जोड़ के बताओ, या पैरेलल में है तो उनका इक्विवेलेंट बताओ, ऐसे ही करके। ठीक है, सो ये काफी है। ओके, इससे ज्यादा इस पे समय देना जो है अभी वो आवश्यकता नहीं है, डिपेंडिंग ऑन द सिलेबस एंड द ड्यूरेशन, जितना हमें इस पे समय देना है। नहीं तो बहुत सारा डिटेल है, बहुत सारी बातें हैं। ठीक है,
तो वो अभी नहीं मैं बता रहा हूँ आपको। अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस का कहानी आपको सिखाया गया है तो अच्छी बात है, नोट डाउन कर लीजिए अगर आपको लैब में बताया गया। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि 3 इंडक्टर्स हैं, 3 इंडक्टर्स, ठीक है, 3 इंडक्टर्स ऑफ वैल्यू L1, L1 कह रहा है कितना है, 10 मिली हेनरी है। अब जान लीजिए कि जो इंडक्टेंस होगा वो मिली हेनरी में ही लिखा जाएगा, हेनरी भी बहुत बड़ा इंडक्टेंस है, ठीक है। जैसे कैपेसिटेंस जो है वो माइक्रो फराड में लिख रहे हैं, वैसे ही आपका जो इंडक्टर है, इंडक्टेंस है, वो भी मिली हेनरी में चलता जाता है, ठीक है, माइक्रो में चल जाएगा, हेनरी कुछ एक का होगा। सो L1 इज 10 मिली हेनरी। दूसरा इंडक्टर जो L2 है वो कितना कह रहा है, वो कह रहा है 100 माइक्रो हेनरी। एंड जो तीसरा इंडक्टर है L3 वो है 500 माइक्रो हेनरी। तो क्या कह रहा है, डिटरमाइन करने के लिए कह रहा है कि इसका जो है डिटरमाइन द टोटल इंडक्टेंस। देखिए टोटल बोलूं, समझेंगे बात को, या मैं इक्विवेलेंट बोलूं, ठीक है, एक ही काम करना, फाइंड द टोटल या इक्विवेलेंट इंडक्टेंस, ठीक है, व्हेन कनेक्टेड इन तो 2 केस बता रहा है। केस 1 व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज और केस 2 व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। तो यहाँ जरूरी नहीं कि आप कनेक्शन करके दिखाएं, आपको बेसिकली सॉल्व करना है। तो आप जानते हैं L इक्विवेलेंट जो होगा इन सीरीज वो तो होगा सम ऑफ ऑल द इंडक्टेंस। तो आपको सिर्फ यूनिट्स और इसका ध्यान रखना है, मिली है कि माइक्रो है। तो ये 10 है, ये 100 माइक्रो हेनरी है, ये 500 माइक्रो हेनरी है। तो मुझे डेफिनेटली है कि मिली काफी बड़ा है माइक्रो से, तो या तो मैं मिली में सबको कन्वर्ट कर दूं या माइक्रो में कन्वर्ट कर दूं, मेरी अपनी जो सुविधा है। तो अगर मुझे लग रहा है कि मैं इसको माइक्रो में कर दूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मिली को हटाना पड़ेगा, यानी मिली का वैल्यू जाके रखना पड़ेगा, ठीक है, और माइक्रो को लगाना पड़ेगा ऊपर और नीचे, ठीक है। बाकी इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो ये हो रहा है 600 माइक्रो हेनरी। ये कितना हो जाएगा, ये जो आएगा 10 इंटू 10⁻³ इंटू ये माइक्रो, इसके साथ लिख दीजिए माइक्रो हेनरी, और इस माइक्रो का 10 ऊपर लेके आइए, 10⁻6 है, प्लस ये 600 माइक्रो हेनरी है। सो ये हो गया आपका 10⁻7 में से 10⁻3 10,000 माइक्रो हेनरी प्लस ये 600 माइक्रो हेनरी, यानी आप कहेंगे 10,600 माइक्रो हेनरी, यानी आप मिली के टर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो आप बोलेंगे 10.6 मिली हेनरी, ठीक है, 10.6 मिली हेनरी। फाइन। उसी तरह से आप जो इक्वेशन है लगा के देख लेंगे, जो इसका है केस 2 पैरेलल जो है। सो यहाँ पे ना एक ट्रिक ये है, समझिएगा, कैलकुलेटर को अगर आप यूज करना सीख जाते हैं, देखिए 1/LP जो है वो है 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3, ठीक है। अब नमूमन क्या है कि हम जो है वो यूज करेंगे कि भाई, ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं, केस 1 हो गया है। केस 2 को जैसा समझिए कि आपको कैलकुलेटर का यूज करने से कैलकुलेशन जो है वो फास्ट हो जाएगा। करना क्या है, थोड़ा सा नोटेशन बदल देना है, ठीक है। देखिए 2 तरीका, मुझे तो LP निकालना है, LP निकालने के लिए मुझे वही ऐसे R1 R2 R3 करता था वैसे ही करूंगा, या तो ऐसे भी कर सकते हैं कि LP इज इक्वल टू हो गया L1 L2 L3 बाई हो गया L1 प्लस L2 प्लस L3। अब हमें पता है ना, ये आया है 10 मिली हेनरी इंटू ये है 100 माइक्रो हेनरी इंटू 500 माइक्रो हेनरी बाई ये हो गया है 10.6 मिली हेनरी, ठीक है। तो ये मिली हेनरी कैंसिल आउट हो गया और सारा मिला लेते हैं। तो ये 100 है, ये 500 है, तो ये 5
50,000 हो गया, और करे थे 1 2 3 4 5, तो करीब 5 लाख ये हो रहा है माइक्रो हेनरी बाई 10.6। तो माइक्रो को जब लगाऊंगा तो फिर यही हो जाएगा 0.5 हेनरी बाई 10.6, यानी इसको अगर मैं इवेलुएट करता हूं यूजिंग कैलकुलेटर, ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.5 डिवीजन 10.6, तो दिस इज 0.047 ऐसा आ रहा है। मिला लेंगे आप 0.047 हेनरी, या इसको मैं कह सकता हूं अप्रोक्सीमेटली 47 मिली हेनरी, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके कर लीजिए आप, ठीक है। सो एक सिर्फ चीज रह गया है, वो है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है। बाकी कैपेसिटर का जो मैंने वीडियो भेजा है उसको आप देखिए, और कोई दिक्कत है तो आप उसको कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, फिर मैं पढ़ लूंगा। तो नेक्स्ट टाइम देखते हैं कब फिर बन जाएगा, नेक्स्ट वीक हमारे पास है, 1 वीक और है, ठीक है। और इंडक्टेंस का भी यही है, 1 घंटे का वीडियो काफ़ी है आपके लिए। इसमें भी कुछ अगर आपको और जानकारी लेनी है तो आप उसमें नोट मेंशन कर दीजिए, कभी परमानेंट पड़ा रहेगा, मैं कभी भी देख लूंगा। और इसके अलावा एक टॉपिक है जो है सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ सेल, वो आपने लैब में भी सीखा होगा, ठीक है, तो वो भी कर लेंगे। चैप्टर नंबर 5 रह गया है पॉलीफेज सिस्टम, और चैप्टर नंबर 6 रह गया है जो मशीन्स हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास 2 वीक और है, 2 वीक में ये 2 टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।